नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रियार और आज से शुरू होने जा रहा है क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। जो भी सारा हम सिलेबस पढ़ेंगे क्लास 10th का वो हिंदी माध्यम में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। ठीक है बेटा, अब मैं इसके बारे में बात करूँ इससे पहले मैं आपको थोड़ी पुरानी कहानी, हमारी जो पुरानी जो यात्रा रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आपने गणित पढ़ना शुरू करी थी बच्चों, तो आपने सबसे पहले क्या करा था, नंबर लिखना सीखा था। सबसे पहले आपने 1 लिखना सीखा था। ठीक है ना। शुरू में आप स्कूल गए, 3-4 दिन रोए, उसके बाद जब आपकी पढ़ाई शुरू हुई तो आपने गणित में नंबर 1 लिखना शुरू करा था। फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपने नंबर को लिखना सीखा था। ठीक है। फिर जैसे जैसे आप आगे गए तो आपने उन नंबरों को जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, गुणा करना सीखा और भाग करना सीखा। ठीक है। ये आपका एक तरीके से सिस्टम बना दिया गया था कि पहले आप नंबर को लिखना सीखोगे, उनके बारे में समझना सीखोगे, फिर उनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी लगाओगे, है ना, जोड़ घटाओ गुणा भाग ये वाली। फिर आप क्लास में आगे बढ़े, है ना। फिर आपने लघुत्तम समापवर्तक जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं, ये चीज़ें आपने सीखी। ठीक है। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सारी चीज़ें आपने सीखी। फिर आप क्लास में आगे गए, फिर आपने वर्ग वर्गमूल सीखा, घन घनमूल सीखा, है ना, ये सारी चीज़ें आपने सीखी। ठीक है। तो आपका ये पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया था नंबरों को लेकर के। पहले आपको नंबर सिखाए जाएंगे, फिर आपको उन नंबर के ऊपर प्रॉपर्टी लगानी सिखाई जाएगी, जोड़ घटाओ गुणा भाग, ऐसा करके वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, है ना। तो कक्षा 8वीं तक आपने ये सब चीज़ें सीख ली थी। जब आप कक्षा 9वीं में आए तो आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सीखा जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट, मतलब संख्या पद्धति के अंदर आपने वास्तविक संख्या का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट सीखा। अब आपने सीखा या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके 9th के सिलेबस में था वास्तविक संख्या क्या होती है। तो उसके अंदर मैंने भी लेक्चर बनाए हुए हैं कक्षा 9th के, उसके अंदर आप चाहो तो वहाँ पर जाकर सीख सकते हो। ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, वहाँ पर हमने सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में बात की थी जो 1 से शुरू होती है और आगे तक चलती जाती है। फिर पूर्ण संख्या के बारे में जो 0 से शुरू होती है और चलती जाती है। फिर पूर्णांक जो 0 से प्लस की तरफ भी चलती है और 0 से माइनस की तरफ भी चलती है ना। फिर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना, इन दोनों के बारे में हमने बात करी थी। और परिमेय और अपरिमेय जब हमने दोनों को एक साथ में ला के रख दिया तो हमारे सामने एक नई संख्या का संग्रह बना जिसका नाम रखा हमने वास्तविक संख्या। ठीक है बेटा। तो वास्तविक संख्या क्या थी, संख्या पद्धति के अंदर हम क्या पढ़ के आए थे वहाँ पे, संख्या पद्धति के अंदर हम वहाँ पे जो पढ़ के आए थे उसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको एक बार बता देता हूँ सिर्फ, है ना, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके सामने पहले हम क्या पढ़ के आए थे 9th के अंदर उसके बारे में बात करूँ, उसके बाद हमको आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करूँ। ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ के आए थे और हमको आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं आपके सामने थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो वास्तविक संख्या के बारे में अगर बेटा हम बात करें तो वास्तविक संख्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन सी, तो एक होती परिमेय, एक होती परिमेय और एक होती है अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है। तो पहले मैं आपको परिमेय के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो आप पढ़ के आए हो, वे संख्या जिन्हें पी अपन क्यू ग्रुप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 नहीं है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब परिमेय संख्या को हम दो तरीके से लिख सकते हैं बेटा, मतलब परिमेय संख्या भी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होती है बिना दशमलव वाली, एक होती है बेटा बिना दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली जिनको आप पूर्णांक नाम से जानते हो। पूर्णांक मतलब पूरे अंक। ठीक है। और एक होती है दशमलव वाली, दशमलव वाले नंबर। ठीक है ना। तो इसके बारे में जैसे कि आप जानते हो ना, इस तरह के इसके नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3, मतलब 0 से इस तरफ भी चलती जा रही है और 0 से इस तरफ भी चलती जा रही है। इधर नंबर माइनस में रहेंगे क्योंकि उधर नंबर प्लस में, तो इधर उसका उल्टा और नंबर रहेगा माइनस में रहेंगे। ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। तो 0 के इधर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और 0 के इधर वाले नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, माइनस वाले नंबर को ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो बच्चों ये जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक जो है ये भी 1 से शुरू हो रहा है, 1, 2, 3 और आगे चलते जा रहे हैं।
तो इन धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सामने से एक छोटा सा कंसेप्ट दिया पूर्णांक वाले नंबरों के बीच में, है ना। वैसे के वैसे दशमलव वाली संख्या जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। बहुत लंबा कंसेप्ट है भैया इसका, अगर मेरी बात मानो तो 9th में जाकर 9th क्लास में जो मेरी प्लेलिस्ट है 9th क्लास की, वहाँ पर जाओ, प्रश्न वाली 1.1 का इंट्रोडक्शन और प्रश्न वाली 1.2 का इंट्रोडक्शन, उन दोनों इंट्रोडक्शन को अगर आप एक बार देख आओगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लिख के ये। ठीक है, नहीं देखा हो तो देख के आ जाओ, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, थोड़ा सा आपको देखना ही है। मेहनत तो मैंने करी वीडियो में, आपको देखना है, अच्छे से समझना है उसको और दिमाग में रखना है, क्योंकि हम आगे इनका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड पर भी मैं आपको इसीलिए लिख के बता रहा हूँ क्योंकि आगे इनका यूज़ है ना। दशमलव वाली जो संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है शांत दशमलव और एक होती है अशांत और अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती। अभी आपको नाम ही पता नहीं चलेंगे अगर आपने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले अगर आप इस वीडियो पर आ गए हो और अगर आप इसको आगे देखना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो हो आप जहाँ पर भी वीडियो के ऊपर हो वहाँ पर पहले पॉज करो और पहले 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका प्रश्न वाली 1.1 का इंट्रोडक्शन और प्रश्न वाली 1.2 का इंट्रोडक्शन, ये दोनों इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़ के आ जाओगे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या बेटा 4 टाइप की होती है, एक होती है अशांत, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी लिखने में, यहाँ पे अशांत और आवर्ती है, अशांत और आवर्ती। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या बेटा 2 टाइप की होती है। अपरिमेय संख्या की भी 3-4 टाइप होती है, मैं लिखता हूँ, पहले आपको लिख के बताता हूँ। अशांत और अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती नंबर 1। नंबर 2, वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है ना, वे संख्या जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे अंडरवुड 2, अंडरवुड में है ना, वर्गमूल 2 को अंडरवुड बोलूँ, है ना, वर्गमूल 2, जैसे वर्गमूल 3 हो गया, वर्गमूल 5 हो गया। ठीक है, इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, मतलब जैसे मान लो ये मैंने वर्गमूल 4 लिखा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना बेटा, 2 गुणित 2, तो 2 का जोड़ा बन के 2 बाहर आ जाता है ना, तो इसका तो वर्गमूल निकल गया, है ना, इसका पूर्ण वर्गमूल निकल गया, लेकिन इनका नहीं निकलता, इनके जोड़े नहीं बनते, है ना। तो है ना, तो दूसरे नंबर की तो ये हुई। तीसरे नंबर की कौन सी है, जिनका पूर्ण घनमूल नहीं निकलता है, घनमूल, है ना, जैसे अंडरवुड सॉरी घनमूल 2, घनमूल 3, घनमूल 5, इनका पूर्ण घनमूल नहीं निकलता। ठीक है, और एक और होती है पाई, जो कि अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बेटा, ये इतना सारा जो पार्ट है ये हम कक्षा 9वीं के अंदर पढ़कर आए। हमने एक एक चीज़ों को, इसको ये सारी चीज़ों को, इन सबको डिटेल में हमने इनके बारे में बात करी है ना, एकदम डिटेल में, है ना। अब यहाँ पर वास्तविक संख्या में कक्षा 10वीं के अंदर हमको उसके अंदर क्या पढ़ना है तो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर हमको ये पता चला था कि अंडरवुड 2, अंडरवुड 3, अंडरवुड 5, मतलब वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 क्या होती है बेटा, अपरिमेय होती है। वहाँ पर हमको ये पता चला था। यहाँ पर हम इनको सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय होती है। ठीक है ना, कैसे होती है ये हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। ठीक है, कक्षा 9वीं में हमने ये बात करी थी कि परिमेय संख्या जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो बिना दशमलव वाली और एक होती है दशमलव वाली। दशमलव वालों को जब हम हल करने गए तो हमको 2 तरीके के आंसर मिले। तो पहले तरीके के आंसर को हमने क्या नाम दिया बेटा, शांत दशमलव, और दूसरे तरीके के आंसर को हमने क्या नाम दिया, अशांत और आवर्ती, है ना, अशांत और आवर्ती। तो यहाँ पर हम ये पता लगाएंगे, कक्षा 9वीं में तो हम क्या करते थे, पहले उसको पूरा हल करते थे, उसके बाद हमको पता चलता था कि भैया ये शांत है और ये अशांत और आवर्ती है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसी मेथड लगाएंगे कि हमको डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा कि ये शांत है या फिर अशांत और आवर्ती। तो यहाँ पर कक्षा 10वीं के अंदर हम इसके बारे में बात, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे कि ये अपरिमेय क्यों है। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, हम परिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों के बारे में बात होगी। इसका मतलब किसके बारे में बात होगी, वास्तविक संख्याओं के बारे में बात होगी।
ठीक है। तो ये जो था वास्तु संख्या के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन देके बताया कि हम ये चीज़ पढ़ेंगे। हम पहले क्या पढ़ के आए थे और अब क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो वास्तु संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बात करेंगे हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कि उसमें हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके बाद बात करेंगे हम प्रश्नावली 1.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में। नोट करिए इसको। तो बच्चों देखो, प्रश्नावली 1.1 के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने क्या लिखा, देखो प्रमेयिका। प्रमेयिका, ठीक है। प्रमेयिका क्या होती है? तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। बात समझ में आई? प्रमेयिका क्या होती है बेटा? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। कैसे? देखो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दो प्रमेय लिखी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको पता ही है। इसको सिद्ध कर रखा है हमने। तो हम जब सिद्ध करते थे ना किसी भी कथन को, ये कथन है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये होता है कि नहीं होता है, हम इसको सिद्ध करके देखते। तो हमने सिद्ध करके देखा, तो हाँ भैया 180 डिग्री मिला हमको, है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी हमने सिद्ध कर रखा है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये भी हमने सिद्ध कर रखा है। ये दोनों कथन है, ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है, जैसे मान लो ये प्रमेय है, ये एक थ्योरम है ना। तो अब मुझे इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। तो ये मुझसे डायरेक्ट सिद्ध नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिद्ध करने के लिए इसकी मदद ले लूँगा, ठीक है ना। इसकी मदद ले लूँगा। तो जब मैंने इसको सिद्ध करने के लिए अगर इसकी मदद ली तो इसने काय का काम करा बेटा? इसने प्रमेयिका का काम करा। क्योंकि प्रमेयिका क्या बोलती है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। देखो पहले ये तो पहले से सिद्ध है ना। तो क्या होता है प्रमेयिका? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है, ठीक है ना। तो इस वाली प्रमेय का प्रयोग मैं इस वाली प्रमेय को सिद्ध करने में करूंगा, तो ये वाली प्रमेय क्या बन जाएगी? प्रमेयिका। बात समझ में आपको? बात समझ में? मैं आपको करके बताता हूँ। इस वाली प्रमेय की सहायता से इस वाली प्रमेय को मैं सिद्ध करके बताऊंगा, तो ये वाली प्रमेय इस वाली प्रमेय के लिए प्रमेयिका कहलाएगी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको करके बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो बेटा देखो, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मुझे ये सिद्ध करके बताना है ना, मुझे इसको सिद्ध करना है। तो देखो मैं इसको सिद्ध करने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसकी सहायता कैसे लूँगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये मैंने क्या बनाया, एक चतुर्भुज बनाया जिसका नाम मैंने क्या दिया, ABCD, ठीक है। मैंने एक चतुर्भुज बनाया। मुझे ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, चारों कोणों को जोड़कर कितना मान लाना है? 360 डिग्री। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने B को D से मिलाया, ठीक है। B को जैसे ही मैंने D से मिलाया तो बच्चों मेरे को दो त्रिभुज मिले कि नहीं मिले? देखो एक त्रिभुज तो ये वाला, समझ रहे हो, ABD एक त्रिभुज तो मेरे को ये मिला। दूसरा त्रिभुज नीचे वाला देखो, BCD, दो त्रिभुज मिले कि नहीं मिले बेटा? मिल गए, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमारे पास कितने त्रिभुज है बेटा? दो त्रिभुज है, ठीक है। तो कोण A को मैं नाम दे देता हूँ 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ 2, इसको मैं नाम दे देता हूँ 3, इसको मैं नाम दे देता हूँ 4, इसको मैं नाम दे देता हूँ 5 और इसको मैं नाम दे देता हूँ 6, ठीक है। कोण A को मैंने नाम दे दिया 1, कोण B के दो टुकड़े हो गए, है ना। तो पहले टुकड़े को मैंने नाम दिया 2, दूसरे टुकड़े को मैंने नाम दिया 3, है ना। C को मैंने नाम दे दिया 4 और कोण D के दो टुकड़े हो गए, मैंने पहले टुकड़े को नाम दिया 5 और दूसरे टुकड़े को नाम दिया 6, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। तो हम बात करेंगे इस वाले त्रिभुज के बारे में। ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, तो ABD, तो त्रिभुज ABD में हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण जुड़ के हमको क्या मान देंगे? 180 डिग्री। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कोण 1, कोण 2, कोण 5 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। मैंने इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे के ऐसे देखो मुझे बताओ, ये भी एक त्रिभुज है, तो इसके भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, है ना। तो देखो इसी प्रकार मैंने क्या लिखा कि ये BCD है, तो त्रिभुज BCD में कोण 3, कोण 4, कोण 6, है ना। इन तीनों को मैंने जोड़ा, क्या माना आएगा इसका? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो हमको पहले से ही पता है। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे 180 डिग्री।
इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया। मैंने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 आपस में जुड़ जाएंगे। मैंने उनको एक साथ लाइन में जमा के लिख दिया, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, ये मैंने नाम दिया। और 180 और 180 दोनों को जोड़ा तो क्या है 360 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ कोण 1 को मैंने यहाँ पे क्या नाम दे रखा है, कोण ए। ठीक है, देखो 2 और 3 दोनों जुड़ के, 2 और 3 दोनों जुड़ के कोण बी देंगे हमको, है ना। कोण 1 से हमको क्या मिला, कोण है। कोण 2 और कोण 3 दोनों मिलके हमको क्या देंगे, कोण बी, है ना। कोण 4 जो है वो कोण सी का मान है ना, कोण सी, है ना। और कोण 5 और कोण 6 ये दोनों जुड़ के हमको कोण डी देंगे। तो देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। ये हमने सिद्ध करके बता दिया कि ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमने कैसे सिद्ध करा, तो हमने इसको सिद्ध करने के लिए इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में तोड़ दिया, है ना। और हमने क्या, हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बेटा ये जो हमने यहाँ पे ये चीज़ें यूज करी है इसको हम बोलते हैं प्रमेयिका। यहाँ पे इसने क्या काम करा, ये भी एक प्रमेय थी, लेकिन यहाँ पे इसने उस प्रमेय को सिद्ध करने में हमारी मदद करी। ठीक है, तो ये क्या हुई, प्रमेयिका हुई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करने का काम करते हैं। तो हमने इस कथन की सहायता से इस कथन को सिद्ध कर दिया, तो ये कथन क्या कहलाया, प्रमेयिका कहलाया। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रमेयिका क्या होता है। ठीक है, इसको आप नोट करना, हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी एक और चीज़ आपको बताऊंगा मैं अच्छी, इसको नोट करिए पहले। तो बच्चों देखो अगला जो है वो है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित चरणों से मतलब ये कि वेल डिफाइंड स्टेप्स, है ना। वेल डिफाइंड से मतलब कि हम उन स्टेपों को फॉलो करेंगे ना हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की, यहाँ पे देखो हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। बात समझ में अभी नहीं आएगी, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा तब आएगी आपको। ठीक है ना। तो एल्गोरिथम पहले अभी तो आप इन शब्दों को याद रख लो कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, कुछ स्टेप्स होती है जिनको हम फॉलो करते हैं ना तो हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो भैया हमारे सामने एक समस्या आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई। ठीक है ना। जैसे मान लो मेरा सिर दुख रहा है, ये समस्या होगी मेरे लिए, तो मैं क्या करूँगा, एक गोली ली फ्लेक्सॉन, ये कि मैं सिर सही, तो मेरी सिर की समस्या को सही कर दिया कि नहीं कर दिया उस फ्लेक्सॉन ने, है ना। मैंने कुछ स्टेपों को फॉलो करा, यहाँ से मैं मेडिकल पे गया, मेडिकल से मैंने दवाई ली, दवाई वाले ने मुझे बताया कि ऐसे लेना है, वो मैंने ली और मेरे सिर का दर्द सही हो गया। तो हम कुछ अच्छी स्टेपों को फॉलो करते हैं ना जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाता है, तो उन स्टेपों को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्गोरिथम बोलते हैं। बात समझ में आई, एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके बताऊंगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए पहले। तो बच्चे ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, देखो 0.3 के बार को, है ना, 0.3 के बार को P/Q के रूप में बदलिए, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारे सामने एक समस्या है कि 0.3 के बार को P/Q के रूप में लिखना है। मतलब ये दशमलव वाली जो संख्या है इसको अपन को P/Q के रूप में लिखना है। आपने कक्षा 9वीं में करा है, 9वीं से मैंने एग्जाम्पल उठाया है। ठीक है, तो इस संख्या को मुझे P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद इस अंक के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है कि दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो देखो हमने इसके अंदर करा क्या, हमने कुछ वेल डिफाइंड, कुछ सुपरिभाषित चरण, जिसको हम सुपरिभाषित स्टेप्स बोल सकते हैं, उसका यूज करके इसका आंसर लिया है। तो कैसे लाया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, स्टेप 1 के अंदर मैंने इसको, मतलब जिसको भी हमको P/Q के रूप में लिखना है उसको मैंने क्या मान लिया, x के बराबर मान लिया। ठीक है, ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, इसको 0.3 के बार को खोल दिया और उसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। बात समझ में आई। तो स्टेप 1 में हमने इतना काम करा, क्या करा, जिसको भी हमको P/Q के रूप में बदलना है उसको हमने x के बराबर मान लिया और फिर इसको खोल दिया और समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। यहाँ तक हमने काम करा। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करा, हमने देखा कि बार कितने अंकों के ऊपर लगा हुआ है, दशमलव के बाद बार कितने अंकों के ऊपर लगा हुआ है। तो हमने देखा कि दशमलव के बाद बार 1 अंक के ऊपर लगा हुआ है। तो जैसे हमने देखा, फिर हमने स्टेप 2 में क्या करा, हमने समीकरण नंबर 1 के दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया। मतलब 10 से गुणा हमने यहाँ पे भी करा और 10 से गुणा हमने यहाँ पे भी करा। तो 10 से हमने देखो ये गुणा कर रखा है x के अंदर और 10 से हमने गुणा कर रखा है इस संख्या के अंदर।
ठीक है, 10 से x के अंदर गुणा करेंगे तो हमको ये मिलेगा 10x, और 10 से इस संख्या के अंदर हमको गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3.3333 हमको मिलेगा। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। हमने स्टेप 2 में ये काम करा। ठीक है, स्टेप 3 में हमने क्या करा, स्टेप 3 में हमने क्या करा, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दिया। समीकरण नंबर 2 क्या थी, समीकरण नंबर 2 थी 10x बराबर 3.3333, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है ना। स्टेप ए क्या थी, x बराबर 0.3333, तो हमने स्टेप मतलब समीकरण नंबर 1 ये क्या लिख दी, और ये घटा दिया इसमें से, इसको 2 में से 1 को घटाया तो देखो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 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 और आगे भी ये 3 जाते रहे और ये इसमें भी आगे भी 3 जा रहे हैं, तो उनमें से भी 3 में से 3 जाएगा तो 0 0 ही मिलेगी हमको। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 0 0 0 डॉट 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 चलते जा रहे हैं 0, है ना। हम इधर आए दशमलव, तो ऐसा कैसे ही 3 में से 0 गया तो 3 ही मिलेगा हमको। ठीक है, बराबर के इधर आए तो 10x में से 1x जाएगा तो बेटा हमको 9x मिलेगा। ठीक है, तो हमको फाइनल आंसर क्या मिला हमारा, तो 9x। अब देखो दशमलव के बाद बार बार 0 रिपीट होता है ना, तो हम उनको लिखते नहीं है, दशमलव को भी नहीं लिखते, तो 9x बराबर 3 हमको ये मिल गया। ठीक है, हमको मान किसका निकालना था, हमको मान x का निकालना था, मतलब हमको मान 0.3 के बार का निकालना था। तो मुझे मान x का निकालना है, तो इस 9 को मैं इसके बटे में भेज दूंगा, तो x बराबर मुझे क्या मिलेगा 3/9। ठीक है, हम इसको काटपीट करेंगे तो x का मान हमको क्या मिल जाएगा 1/3। तो x को तो हमने 0.3 के बार के बराबर मान रखा है, तो हमने x की जगह क्या लीजिए बेटा 0.3 का बार। क्या है हमारा आंसर 1/3। तो 1/3 p/q वाला रूप है, परिमेय संख्या वाला रूप है p/q वाला, तो 0.3 के बार को हमने p/q के रूप में बदल दिया कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। वो स्टेप्स क्या थी आपके सामने, समीकरण नंबर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके, इन 3 स्टेप्स का हमने पालन करके हमने इसको p/q के रूप में बदल दिया। तो ये स्टेप्स जिनको हम हिंदी में चरण बोलते हैं, ये सुपरिभाषित हुए कि नहीं हुए, वेल डिफाइंड, अच्छे वाले हुए कि नहीं है, अच्छे स्टेप्स हुए कि नहीं हुए। हर क्वेश्चन में ये, हम कोई सा भी क्वेश्चन में यहाँ पे लिखूँ, कोई सा भी नंबर लिखूँ, हर नंबर में इन 3 स्टेप्स को मैंने अगर फॉलो करा तो मुझे हर बार आंसर मिलेगा। तो हर बार आंसर मिलेगा मतलब हमारे जो स्टेप्स है हर बार काम कर रही है, तो इन स्टेप्स को, इन चरणों को हम क्या बोलेंगे, सुपरिभाषित चरण। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। जैसे कि यहाँ पे 4 श्रृंखला मतलब 4 स्टेप बनी ना, तो उनको श्रृंखला बोलते हैं हम। तो एल्गोरिथम क्या होता है बेटा, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जिसका मतलब जो हमको क्या रहती है, जो हमको एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो देखो इस एल्गोरिथम ने हमको एक विधि दी, 4 स्टेप्स के 3 स्टेप्स के अंदर इन्हें हमको एक विधि दी कि आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले इसको p/q के रूप में बदलना है, तो आप इसको ये मान लो और खोल दो। दूसरी स्टेप में आप ये काम करो, तीसरी स्टेप में आप ये काम करो। तो 3 चरण के अंदर उसने हमको बता दिया कि आप ये करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जो उसने बताया, जो उसके चरण थे, वो क्या कहलाते बेटा, एल्गोरिथम कहलाते हैं। आपको बात समझ में आई, इसको नोट कीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एल्गोरिथम क्या होता है। नोट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छी चीज़ समझने के लिए। ठीक है, नोट करो इसको।